विज्ञान के हिसाब से इस इंसान को दुनिया का सबसे तेज धावक कभी नहीं बनना चाहिए था। आप सोचते हैं कि उसेन बोल्ट इसलिए जीता क्योंकि वो लकी था। उसके पास परफेक्ट जेनेटिक्स थे। उसकी बॉडी भागने के लिए ही बनी थी। ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है और आज अगले कुछ मिनटों में मैं आपका ये भ्रम हमेशा के लिए तोड़ने वाला हूं। सदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जब उसेन बोल्ट की बायोमैकेनिक्स की स्टडी की तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि जब बोल्ट दौड़ता है तो उसका दायां पैर ट्रैक पर 1000 पाउंड लगभग 455 किलो का फोर्स मारता है, लेकिन उसका बायां पैर 12% कम फोर्स पैदा करता है। क्यों? क्योंकि बोल्ट को स्कोलियोसिस नाम की बीमारी है। उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, वो टेढ़ी है, और इसी टेढ़ी हड्डी की वजह से उसका दायां पैर बाएं पैर से आधा इंच छोटा है। दुनिया का सबसे तेज इंसान एक डिफॉर्म्ड स्पाइन, छोटे बड़े पैर और एक बहुत बड़े फिजिकल डिसएडवांटेज के साथ दौड़ रहा था। तो फिर वो जीता कैसे? एक ऐसा इंसान जिसकी बनावट ही गलत थी, वो उन एथलीट्स से कैसे जीत गया जिनकी बॉडी परफेक्ट थी? आज मैं आपको कोई आम मोटिवेशन नहीं देने वाला हूं। आपने YouTube पर बहुत हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और डोपामिन के वीडियो देखे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उस असली साइकोलॉजी की, उस डार्क रियलिटी की जो दुनिया के सबसे तेज इंसान के दिमाग के अंदर चल रही थी। हम बात करेंगे कि कैसे बोल्ट ने अपनी कमियों से लड़ना बंद कर दिया और उन्हीं कमियों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। चैप्टर 1, द हंट। वो इंसान जो शुरुआत में हार रहा था, उसने 100 मीटर की रेस कैसे जीती? अगर आप 100 मीटर की रेस देखते हैं तो ये 10 सेकंड से भी कम में खत्म हो जाती है। लॉजिक कहता है कि जो शुरुआत में सबसे तेज भागेगा वो जीतेगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हर रेस के पहले हिस्से में उसेन बोल्ट हार रहा होता था। डेविड एप्स्टीन ने अपनी कमाल की किताब द स्पोर्ट्स जीन में एक बहुत बड़ा सच बताया है। साइंस के हिसाब से कोई भी इंसान 60 से 70 मीटर के बाद अपनी स्पीड नहीं बढ़ा सकता, एक्सेलरेट नहीं कर सकता। ये बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है। 100 मीटर की रेस वो इंसान कभी नहीं जीतता जो सबसे तेज शुरुआत करता है। 100 मीटर की रेस वो जीतता है जो अंत में सबसे कम स्लो डीसेलरेट होता है। बाकी एथलीट्स छोटे होते हैं, वो जल्दी स्पीड पकड़ लेते हैं। बोल्ट 6 फुट 5 इंच का था, उसे टॉप स्पीड पकड़ने में टाइम लगता था, लेकिन जब बाकी एथलीट्स 70 मीटर के बाद थकने लगते थे, उनकी स्पीड कम होने लगती थी। तब बोल्ट अपनी टॉप स्पीड को मेंटेन रखता था। ज्यादातर लोग शुरुआत में ही अपनी सारी एनर्जी जला देते हैं। बोल्ट लोगों का शिकार करता था। इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपने शुरुआत कितनी धमाकेदार की है। शुरुआत में सबके पास मोटिवेशन होता है। नया साल, नया जिम, नई किताब, सब शुरुआत तेज करते हैं, लेकिन जब लाइफ का असली प्रेशर पड़ता है, जब फ्रिक्शन आता है, तब 99% लोग स्लो हो जाते हैं। असली विनर वो है जो उस थकान के वक्त, उस 70 मीटर के मार्क के बाद भी अपनी स्पीड मेंटेन रख सके। बोल्ट की पूरी ट्रेनिंग का एक ही मकसद था, रेस के आखिरी 30 मीटर की उस जानलेवा थकान को बर्दाश्त करना। यूरोपियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में छपी एक स्टडी ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट किया कि उसेन बोल्ट की 6 फुट 5 इंच की हाइट उनके लिए वरदान नहीं, बल्कि एक बड़ी मुसीबत थी। उनकी चौड़ी बॉडी के कारण हवा का रेजिस्टेंस, एरोडायनामिक ड्रैग इतना भयानक था कि उनके मसल्स जो टोटल एनर्जी पैदा करते थे, उसका सिर्फ 8% हिस्सा उन्हें आगे बढ़ाने में काम आता था। बाकी का 92% हिस्सा सिर्फ उस हवा के थपेड़ों से लड़ने में बर्बाद हो जाता था। सोचिए, बोल्ट सिर्फ दूसरे एथलीट्स से नहीं लड़ रहे थे, वो हर सेकंड फिजिक्स के नियमों को कुचलकर आगे बढ़ रहे थे। चैप्टर 2, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। दुनिया को स्पीड दिख रही थी, लेकिन उसके शरीर में एक युद्ध चल रहा था। हर एक स्प्रिंट, हर एक रेस उसके शरीर को धीरे धीरे तोड़ रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी की वजह से उसके हैमस्ट्रिंग, पैर की नसें बार बार फट जाती थीं। लेकिन दर्द से भी बड़ा एक और दुश्मन था, लोगों की उम्मीद। 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में पूरा जमैका देश ये मानकर बैठा था कि बोल्ट गोल्ड मेडल लाएगा। उस वक्त वो सिर्फ 17-18 साल का था। प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो पहले ही राउंड में हार कर बाहर हो गया। मीडिया ने उसे गालियां दी।
जमैका के लोगों ने कहा कि ये लड़का झूठा है, ये इंजरी का नाटक कर रहा है क्योंकि ये बड़े स्टेज पर हारने से डरता है। वो लड़का अंदर से टूट चुका था। यहां हमें सियान बिलॉक की किताब चोक का एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट समझ आता है। बिलॉक बताती हैं कि जब किसी इंसान पर हद से ज्यादा प्रेशर होता है तो उसके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसके शरीर के हर एक मूवमेंट को मॉनिटर करने लगता है। आप सोचने लगते हैं, मेरा पैर सही पड़ रहा है या नहीं, मैं जीतूंगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे। और जैसे ही आप इतना ज्यादा सोचते हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्रैश हो जाती है, आप चौंक कर जाते हैं। बोल्ट को यह बात बहुत कम उम्र में समझ आ गई थी। उसने अपनी सेल्फ वर्थ को रेस के रिजल्ट से अलग कर दिया। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए दौड़ना बंद कर दिया। लोग आपको कॉन्फिडेंस के लिए तब रिस्पेक्ट करते हैं जब आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं, लेकिन रिजल्ट्स से पहले जो सन्नाटा होता है वहां आपको खुद पर यकीन करना पड़ता है। चैप्टर 3 द फाइनल रेप रूल। आप सोचते हैं कि चैंपियन बनना एक फिल्म की तरह है, लेकिन सच बहुत बोरिंग और दर्दनाक होता है। बायोमैकेनिक्स के एक्सपर्ट्स ने जब हाई स्पीड कैमरों से उसेन बोल्ट के पैरों की मूवमेंट को एनालाइज किया तो उन्हें एक अविश्वसनीय सच पता चला। एक नॉर्मल इंसान का पैर जमीन पर टिकने और वापस उठने में काफी समय लेता है, लेकिन बोल्ट का पैर जमीन पर सिर्फ 0.086 सेकंड के लिए रुकता था, यानी आपकी पलक झपकने से भी कम समय में। और इसी मामूली से वक्त में उनका पैर जमीन पर उनके शरीर के वजन से 5 गुना ज्यादा का प्रेशर मारता था। इसे कहते हैं अल्टीमेट एफिशिएंसी। मैथ्यू सैयद की किताब बाउंस हमें प्रैक्टिस का असली सच बताती है। आप जिम जाते हैं या पढ़ने बैठते हैं, आप सोचते हैं कि आपने 2 घंटे काम कर लिया, बहुत है। बोल्ट के कोच ग्लेन मिल्स ने उसे एक ऐसा नियम सिखाया था जिसने उसे लेजेंड बना दिया। इसे हम 3 स्टेप्स में समझेंगे। स्टेप 1 द एक्सपेक्टेशन। आपने तय किया कि आप 20 पेज पढ़ेंगे या 2 घंटे काम करेंगे या 5 किलोमीटर दौड़ेंगे। यह सिर्फ एक बेसलाइन है। इतना करने से आप ग्रो नहीं करते, आप सिर्फ अपनी मौजूदा हालत को मेंटेन करते हैं। स्टेप 2 द फ्रिक्शन पॉइंट। यह वो पल है जब आपका दिमाग आपसे भीख मांगता है कि प्लीज रुक जा। शरीर में लैक्टिक एसिड भर जाता है, दर्द होता है, बोरियत अपने चरम पर होती है। 99% लोग इसी पल अपना बैग पैक करते हैं और घर चले जाते हैं। स्टेप 3 द ग्रोथ। बोल्ट के कोच का मानना था कि आपकी पूरी वर्कआउट सिर्फ एक वार्म अप है उस आखिरी सेट के लिए। अगर आप 5 सेट मार रहे हैं तो पहले 4 सेट से कोई ग्रोथ नहीं होती, वो सिर्फ आपको थकाने के लिए होते हैं। असली फिजिकल और मेंटल ग्रोथ उस 5वें सेट में होती है। अगर आप तब रुक गए जब आप थक गए थे तो आपने वो पूरा सेशन बर्बाद कर दिया। ध्यान से समझना, दर्द इस बात का सिग्नल नहीं है कि आपको रुकना है। दर्द इस बात का इंडिकेटर है कि असली काम तो अब शुरू हुआ है। जब पूरा स्टेडियम सो रहा होता था तब जमैका की गर्मी में एक लड़का अंधेरे ट्रैक पर अपने थके हुए पैरों को घसीट रहा होता था। रेस सिर्फ 9 सेकंड की थी, लेकिन उसके पीछे की तैयारी ने सालों की जान ली थी। चैप्टर 4 रिलैक्स्ड वेलोसिटी। वो रेस से पहले हंसता क्यों था? अब मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूं जो बोल्ट रेस से ठीक पहले करता था। आपने उसे डांस करते, हंसते हुए और दर्शकों से मजाक करते हुए देखा होगा। लोगों को लगता था ये घमंड है, एटीट्यूड है। लेकिन डब्ल्यू टिमोथी गालवे अपनी क्लासिक किताब द इनर गेम ऑफ टेनिस में इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। गालवे 2 तरह के दिमाग की बात करते हैं। सेल्फ 1 जो हमेशा सोचता है, डरता है और एंग्जाइटी में रहता है, और सेल्फ 2 जो आपका शरीर है, जिसे सब पता है कि क्या करना है। जब आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, डरते हैं कि क्या होगा अगर मैं हार गया, तो आपकी मांसपेशियां एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। इसे साइंस में को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये बात याद रखना, टेंशन आपकी स्पीड की सबसे बड़ी दुश्मन है। रेस से पहले बाकी एथलीट्स का शरीर डर से कांप रहा होता था। वो पूरी तरह टाइट होते थे, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही होती थीं। लेकिन बोल्ट जानबूझकर चिकन नगेट्स के बारे में सोचता था, डांस करता था। ये कोई दिखावा नहीं था, ये अपने सेल्फ 1 की आवाज को बंद करने की और अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने की एक सोची समझी फिजियोलॉजिकल टैक्टिक थी। रिलैक्सेशन का मतलब ही स्पीड है।
आप प्राइवेट में अंधेरे कमरे में कितनी भी जानलेवा और क्रूर ट्रेनिंग कर लें, लेकिन जब दुनिया के सामने परफॉर्मेंस का टाइम आए तो आपको पूरी तरह रिलैक्स होना पड़ेगा। यही नियम आपकी जिंदगी पर भी लागू होता है। जब आप किसी बड़े एग्जाम हॉल में होते हैं या किसी लाइफ चेंजिंग इंटरव्यू में बैठे होते हैं तो मुझे ये हर हाल में चाहिए वाली सोच आपको अंदर से टाइट कर देती है। आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। हद से ज्यादा प्रेशर में पूरी तरह रिलैक्स रहना, मुस्कुरा देना, यही आपका सबसे बड़ा अल्टीमेट कंपेटिटिव एडवांटेज है। पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आज भी इस बात पर सिर पीटते हैं कि बीजिंग ओलंपिक्स की सबसे बड़ी रेस से ठीक पहले उसेन बोल्ट क्या कर रहे थे। जहां बाकी एथलीट्स सख्त डाइट चार्ट फॉलो कर रहे थे, वहां बोल्ट ने मैकडॉनल्ड्स के करीब 100 चिकन नगेट्स खाए थे और रेस से कुछ घंटे पहले तक वो खर्राटे मारकर सो रहे थे। जहां बाकी रनर्स का स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल उनके दिमाग को जाम कर रहा था, वहां बोल्ट का नर्वस सिस्टम एक शांत समुद्र की तरह था। यही वो असली साइकोलॉजी है। जब आप पूरी दुनिया के प्रेशर का मजाक बनाना सीख जाते हैं, तब यूनिवर्स आपको वो ताकत देता है जो साइंस की किताबों में भी नहीं लिखी होती। लोग सोचते थे कि वो रिलैक्स्ड है, सच ये था कि वो तैयार था। चैप्टर 5, माइंडसेट स्विच। तो अगर वो डांस कर रहा था तो फोकस कब करता था? यहां आती है उसकी सबसे खौफनाक मेंटल ट्रेनिंग। बोल्ट जब स्टार्टिंग लाइन पर होता था तो वो सबसे मजाक कर रहा होता था, लेकिन जैसे ही रेफरी बोलता था ऑन योर मार्क्स, वो एंटरटेनर अचानक से गायब हो जाता था। वो 3 सेकंड बोल्ट को एक आम इंसान से एक मशीन में बदल देते थे। इसे साइकोलॉजी में अटेंशनल नैरोविंग और फ्लो स्टेट कहते हैं। वो अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर चुका था कि वो प्रेशर को सिर्फ तब ऑन करता था जब उसकी एग्जैक्ट जरूरत होती थी। ज्यादातर लोग रेस से एक रात पहले ही प्रेशर ले लेते हैं। वो रात भर सो नहीं पाते, वो अपने ही स्ट्रेस से हार जाते हैं। बोल्ट ने प्रेशर को खत्म नहीं किया था, उसने प्रेशर को बहुत हल्के से उठाना सीख लिया था। 2009 की बर्लिन रेस में जब उसेन बोल्ट ने 9.58 सेकंड का वो अटूट वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, तब उनकी टॉप स्पीड 44.76 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई थी। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि इंसानी शरीर के लिए इस स्पीड को टच करना एक बायोलॉजिकल मिरेकल है। इस रफ्तार पर बोल्ट एक भागती हुई घरेलू बिल्ली या जंगली हिरण को भी पीछे छोड़ सकते थे। जब वो ट्रैक पर दौड़ते थे तो उनका दिमाग और पैर एक सेकंड में लगभग 12 मीटर की दूरी तय कर रहे होते थे। ये रफ्तार सिर्फ मसल्स से नहीं आती, ये रफ्तार तब आती है जब आपके अंदर का डर पूरी तरह से मर चुका हो। एक कमजोर शुरुआत आम धावकों को बर्बाद कर देती है। बोल्ट ने उसी कमजोर शुरुआत को अपनी स्ट्रैटेजी बना लिया। उसने खुद से कहा, ठीक है, मैं शुरुआत में स्लो हूं, तो मैं अपने आखिरी के 50 मीटर इतने खतरनाक कर दूंगा कि कोई मुझे छू भी नहीं पाएगा। उसने एटॉमिक हैबिट्स वाले कॉन्सेप्ट को अनजाने में ही मास्टर कर लिया था। आइडेंटिटी पहले आती है, रिजल्ट्स बाद में आते हैं। यह सब आसान लगता है ना, लेकिन इसके पीछे की कीमत कोई नहीं चुकाना चाहता। जब आप इस लेवल की सक्सेस चाहते हैं तो एक बहुत गहरी आइसोलेशन यानी अकेलापन आता है। रोज सुबह उठकर उसी दर्द में वापस जाना, रोज अपने शरीर को उस लिमिट तक ले जाना जहां उल्टी आने लगे, रोज अपने कोच से सिर्फ नो सुनना, चाहे आपने कितनी भी अच्छी रेस क्यों ना लगाई हो। दर्द ने उसका दुश्मन बनना तब छोड़ दिया जब उसने दर्द को अपना रास्ता बना लिया। दुनिया को सिर्फ 9.58 सेकंड का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखता है। दुनिया वो छाती ठोक कर सेलिब्रेट करना देखती है, लेकिन दुनिया वो नहीं देखती जब एक डॉक्टर ने 17 साल के उस लड़के से कहा था कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है और शायद तुम कभी ढंग से दौड़ नहीं पाओगे। दुनिया वो नहीं देखती जब पूरा जमैका मीडिया उसे डरपोक और झूठा कह रहा था। रेस तो छोटी थी, उसके पीछे का दर्द छोटा नहीं था। ये वीडियो सिर्फ उसेन बोल्ट के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। हमेशा याद रखना, कॉन्फिडेंस कैमरे पर चिल्लाता है लेकिन ट्रेनिंग में बिल्कुल शांत रहता है। अगर आप सिर्फ तब मेहनत कर रहे हैं जब कोई आपको देख रहा है तो आप कभी नहीं जीतेंगे। असली काम बिहाइंड द सीन्स होता है, आपको हारना सीखना होगा। कोच मिल्स ने बोल्ट को सिखाया था कि अगर तुम्हें लंबा गेम खेलना है तो हार को स्वीकार करना सीखो। हार तुम्हें फीडबैक देती है, वो तुम्हें बताती है कि तुम्हारी कमियां कहां हैं ताकि तुम वापस आकर सब कुछ तबाह कर सको।
अब स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूं वो शायद आपको चुभेगा। उसेन बोल्ट की कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है। सबसे खौफनाक बात यह है कि उसने इतिहास तब रचा जब उसके पास हार मानने के 100 वैलिड रीजंस थे। टेढ़ी रीढ़ की हड्डी, एक छोटा पैर और पूरी दुनिया की गालियां। साइंस चीख चीख कर कह रही थी कि यह इंसान दौड़ नहीं सकता। और अब जरा खुद को शीशे में देखिए। आप किस बात का रोना रो रहे हैं? मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा बैकग्राउंड खराब है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। सच सुनोगे? ये तुम्हारी कमियां नहीं हैं, ये तुम्हारी वो कंफर्टेबल चादर है जिसे ओढ़कर तुम अपनी नाकामियों को छुपा रहे हो। अगर एक डिफॉर्म्ड बॉडी वाला इंसान दुनिया की फिजिक्स को झुका सकता है, तो तुम अपनी कुर्सी पर बैठकर जो बहाने बना रहे हो वो सिर्फ एक मजाक है। लेकिन रुको, एक बहुत कड़वा सच और है। बोल्ट के पास हार ना मानने की जिद थी, पर साथ ही उसके पास ग्लेन मिल्स जैसा एक लेजेंडरी कोच भी था। एक ऐसा इंसान जो रोज उसे अंधेरे ट्रैक पर घसीटता था, उसकी कमियों को हथौड़े से पीट पीट कर उसकी ताकत बनाता था। तुम्हारे पास ऐसा कोई कोच नहीं है। अकेले एक बंद कमरे में बिना किसी सिस्टम और गाइडेंस के अपने दिमाग के बहानों को मारना 99% लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। मोटिवेशन से आप एक दिन भाग सकते हैं, लेकिन सालों तक भागने के लिए एक सिस्टम लगता है, और वही सिस्टम मैंने आपके लिए तैयार किया है। डिसिप्लिन एंड मेंटल टफनेस प्लेबुक। यह आपके लिए एक पर्सनल डिजिटल कोच का काम करेगी। इसमें 50 ऐसे साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आपके दिमाग की वायरिंग को पूरी तरह बदल देंगे। इसका आइडेंटिटी शिफ्ट प्रोग्राम आपके अंदर से उस एवरेज इंसान को मार देगा जो हर मुश्किल को देखकर डर जाता है। अगर आप भी अपनी कमियों को अपना सबसे खतरनाक हथियार बनाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर अभी क्लिक करें और इस प्लेबुक को डाउनलोड करें। यहां मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं देता, मैं आपको आपकी असली ताकत का आईना दिखाता हूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा याद रखना, जिम हो या जिंदगी, आपका आखिरी रैप ही ये डिसाइड करेगा कि आप चैंपियन बनेंगे या भीड़ का हिस्सा। बहुत बहुत धन्यवाद।